देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष का 10,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 25 रुपये है। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करें। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज की हमने जो वीडियो डाल रखी है चैप्टर की, उसमें मैंने इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताया आपको, जो मैं यहाँ पे आपको अभी करवाऊंगा। अगर आपको उसका पूरा सॉल्यूशन देखना है तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर है उसका जो वीडियो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकालते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, जो रेट होती है उसका स्क्वायर बटे में 100। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आता निकल के, लेकिन वो परसेंटेज में होगा, आपका परसेंटेज में होगा। उसको रुपयों में चेंज करने के लिए मूलधन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब की बार उसने क्या किया, अब की बार उसने ये किया कि आपको रुपयों में दे दिया। आपके पास मूलधन कितना है 10,000। अगर मैं इसको r² / 100 करके इक्वल में क्या रखूं 25 रखूं, उसका तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रेट है उसका स्क्वायर करते हैं। अगर आपको क्या निकालना है, CI और SI का डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकलता है, r² / 100 करके अगर हम करते हैं, आपकी जो भी रेट है उसका स्क्वायर करके नीचे 100 से डिवाइड कर दो, आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल के आ जाएगा 2 साल का। लेकिन ये जो अंतर होगा ये हमेशा क्या होगा, परसेंटेज में होगा आपका, ठीक है। और परसेंटेज से टोटल में चेंज करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, मूलधन को मल्टीप्लाई कर देते हैं r² / 100 से। तो यहाँ से ब्याज निकल के आ जाता है रुपयों में, ठीक है, ब्याज निकल के आ जाएगा रुपयों में। और ब्याज आपको दे दिया उसने रुपयों में कि अंतर कितना है 25 रुपये। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि अगर r² / 100 करता हूँ तो मुझे जो है क्या मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई अगर मूलधन करता हूँ तो मुझे ब्याज मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, आपको r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने ये किया कि मूलधन गुणा में r² / 100, बिल्कुल ऐसे का ऐसे रख दिया इसको, तो बराबर है किसके 25 के। तो यहाँ से अगर दोनों को सोल्व कर दें इस तरह से, ठीक है, तो r² ये उधर जाएगा, r² = 25/100, 25/100। तो अगर नीचे से 100 हटेगा तो कितना आ जाएगा 0.25%। और 0.25% 2 साल का अंतर कौन सी रेट पे आता है, 5% पे आता है। 5% पे अगर आप CI निकालते हो तो आपका निकलता है 10.25%, और अगर आप SI निकालते हो तो SI हर साल सेम बढ़ता है। अगर रेट आपकी 5% है तो हर साल 5% ही बढ़ेगा। तो आपका जो है ब्याज का अंतर जो रुपयों में था वो परसेंटेज में आ गया, और परसेंटेज में आते हम ये देख लेंगे कि 0.25 का डिफरेंस कहाँ पे आएगा। तो 0.25 का डिफरेंस आपका कहाँ पे आएगा, 5% पे। 2 साल का होता है 10.25 और SI होता है 10%, तो डिफरेंस कितना हो गया 0.25%। तो हमको बिल्कुल 2 सेकंड लगेंगे, आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हो। जिसको नहीं पता कि तरीका क्या है वो बच्चे इसको छोड़ के आते हैं या तुक्का मार देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे छोटा ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल जो सबसे शॉर्ट ट्रिक है वो बताया है। और अगर आपको इसके और भी 2-3 तरीके निकालने के वो देखना है तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी कर दी गई हो, तदनुसार उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए भाई, सेम टाइप आपका जो है एग्जाम में पूछा गया है। जहाँ पे आपको वृद्धि दी गई थी यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया, कमी पूछ ली। तो देखिए यहाँ पे 2 टाइप आते हैं आपके, एक तो कमी पूछता है, एक वृद्धि पूछता है। तो अगर आपको वृद्धि दे तो हमारा फॉर्मूला काम करता है वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि और गुणा में 100। और अगर आपको कमी दे, जैसे यहाँ पे उसने बोला 25% की कमी, तो कमी बटे 100 माइनस कमी गुणा में 100, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम पुट कर दे वृद्धि और कमी को तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। जैसे अब की बार उसने बोला 25% की कमी, कमी मतलब 25 की कमी हुई कितने पे, 100 माइनस 25 और गुणा में 100।
तो 25/75 मल्टीप्लाई बाई 100, ये इसको जाएगा 3 पे, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। सही 1/3% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो सेम मूल्य पे आ जाएगा आपका। क्लियर, इजी है, सेम टाइप आपका जो है एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वृद्धि थी, यहाँ पे आपकी कमी है, तो क्या पता आपकी बार आपसे क्या पूछ ले, कमी पूछ ले। क्लियर, आगे देखिए, आगे है एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे। यदि दोनों विषयों में 40% फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उम्मीदवार सफल हुए। ठीक है, देखिए हमारे पास जो है दो तरह के उम्मीदवार हैं, एक तो विज्ञान और एक जो है आपका है गणित। देखिए सबसे पहले परीक्षा में कुल विद्यार्थी जो है परसेंटेज में कितने होंगे, 100%। कुल विद्यार्थी कितने बैठे हैं आपके, 100% बैठे हैं, जिनमें से 53% तो विज्ञान में फेल हुए और 48% गणित में, लेकिन दोनों में मिला के कितने फेल हुए, 40%। तो हम 40 को बीच में रख लेंगे। अब देखिए 53% जो है उसमें 40% भी आ गए, ठीक है, तो 53 से 40 गया, कितना बच गया, 13%। ठीक है, क्या करेंगे, विज्ञान में जितने फेल हुए हैं उनमें से 40 लेस करके यहाँ पे विज्ञान में रख देंगे। और अगर यहाँ पे 48 फेल हुए हैं, यहाँ पे 53% फेल हुए थे, यहाँ पे 48% फेल हुए हैं, तो 48 में से 40 यहाँ पे काउंट हो गए, तो बच गए कितने, 48 से 40 गया 8%। तो टोटल कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, ये विद्यार्थी आपके फेल हुए हैं 100 में से। तो देख लेते हैं 40, 53 और 8 61, 61% क्या हो गए, फेल हो गए, कितने में से, 100% में से। अगर 100% में से 61% फेल हो गए तो फिर पास कितने हुए, 39%। अगर टोटल में से फेल हुए विद्यार्थियों को निकाल दें तो क्या बचेगा आपका, जो पास हुए विद्यार्थी है, जो सफल विद्यार्थी है, वो बच जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तरीका नहीं पता होता बच्चों को और गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखना है जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसको ऐसे करना है आपको। क्लियर, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 12 दिनों में एक काम कर सकता है, जब उसने 3 दिन तक काम कर लिया था तो बी भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि वे कार्य को 3 और दिन में पूरा करें तो बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछ लिया। देखिए उसने बोला कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ध्यान से देखना, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और उसने 3 दिन तक काम किया। जो 3 दिन तक काम किया वो उसने अकेले ने किया है, 3 दिन के बाद बी भी उसके साथ आ जाता है और वो शेष काम को दोनों मिलके ख़त्म करते हैं। लेकिन 3 दिन तक तो ए ने काम किया ना, तो हम इसका 3 दिन का काम निकाल लेते हैं कि इसने 3 दिन में कितना काम खत्म कर दिया। 3 दिन का जितने दिन का निकालना उसको ऊपर रखते हैं और टोटल दिन को नीचे रखते हैं। तो उसने क्या किया, 3/12 मतलब 1/4 भाग खत्म कर दिया काम का उसने 1/4 भाग क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, मतलब 4 भाग में से 1 भाग खत्म कर दिया। तो अभी रिमेनिंग कितना है, 4 में से 1 गया, 3 भाग बाकी है ना अभी काम के। आपके पास जो है ए 12 दिन में कर सकता है काम को और उसने 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन का काम निकालने के लिए जितने दिन का निकालना ऊपर और बटे में टोटल। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि 1/4 भाग काम उसने कर दिया, मतलब 4 में से 1 भाग उसने कंप्लीट कर दिया। तो बचे हुए आपके पास कितने हैं, 3/4 भाग हैं। और अब इसको दोनों ने मिलके किया, अब जो ये रिमेनिंग काम है ना वो ए और बी दोनों ने मिलके किया और इसको कंप्लीट करने में 3 दिन लग गए। ठीक है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि टोटल 4 खेत थे और 4 खेत में से 3 खेत दोनों ने मिलके 3 दिन में काट दिए। अगर 4 में से 3 खेत 3 दिन में काट देते हैं, 3 खेत 3 दिन में, तो इसका मतलब 1 खेत को काटने में 1 दिन लगेगा। और अगर वो दोनों मिलके सारा ही काम करते 4 का 4 खेत, तो वो ए प्लस बी दोनों मिलके उसको कितने दिन में कर देते, 4 दिन में कर देते। क्लियर, अगर
3 दिन में 3 खेत काट सकते हैं, तो इसका मतलब वो एक दिन में एक ही खेत काटते हैं। और एक दिन में एक खेत काट सकते हैं तो 4 खेतों को काटने में उन दोनों को 4 दिन लगते हैं। अब देखिए हमारा बिल्कुल इजी टाइप हो गया। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी ए दोनों मिलके ए प्लस बी उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो बी उस काम को अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। जब दोनों का मिला के अलग अलग दे दे, अलग अलग पूछ ले, दोनों का इकट्ठा दे के अलग अलग पूछ ले, तो हमारा एक फॉर्मूला काम करता है ए गुणा में बी और ए माइनस में बी। हम इस फॉर्मूले पे रख देते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। देखिए बड़े में से छोटा हमेशा लेस होता है। ए और बी दोनों का इकट्ठा दे दिया और अलग अलग पूछ लिया, तो 4 गुणा में 12, 12 से 4 गया 8। फॉर्मूले पे रख देते हैं 4 दूनी 8 और 2 6 12। अगर बी अकेला उस काम को करेगा तो 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। जब भी 2 का आपको निकालना है, अगर अलग अलग दे के इकट्ठा पूछ ले तो नीचे यहाँ पे प्लस हो जाता है, और इकट्ठा दे के अलग अलग पूछ ले तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब की बार जो कांस्टेबल का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें ऐसा ही क्वेश्चन था कि इकट्ठा दे के अलग अलग पूछ लिया था आपसे। ठीक है, तो भी वहाँ पे यही फॉर्मूला काम करेगा आपका। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। आगे चलो, आगे देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1920 रुपये है और दी गई छूट 4% है, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। MRP निकालना हमको, जो प्रिंट रेट है वो निकालना है। 1920 रुपये तो ये आपका जो है विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। इतने में तो बेच दिया। आप गए दुकान पे, आपने देखा कि उस वस्तु पे 100% MRP है। ठीक है, कितना MRP है, 100%। दुकानदार ने बोला कि इस पे 4% की छूट है। अगर आपको 4% की छूट मिल जाए 100 से, तो आप उसको कितने में खरीदोगे, 96% पे, और दुकानदार कितने में बेचेगा, 96% में बेचेगा। दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य होगा या सेलिंग प्राइस होगा, आपके लिए ये कॉस्ट प्राइस होगा या क्रय मूल्य होगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस जो है परसेंटेज में कितना हो गया, 96%, और रुपयों में कितना हो गया, 1920। परसेंटेज में बोले तो मैंने उस चीज़ को 96% पे खरीदा है, और रुपये में बोले तो मैंने उस चीज़ को 192 रुपये में खरीदा है। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस अगर इक्वल रख दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 100% की वैल्यू कैसे, 96 नीचे आ जाएगा और गुणा में आ जाएगा हमारा 100%, के नाम का 100 ऊपर। जो निकालना होता है हम उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। हमको 100% निकालना है, MRP निकालना है, तो मैंने क्या किया, 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व कर दे, 96 दूनी 192 होता है, तो 2 ये और 3 0 ये, तो उस पर कितना प्रिंट था, 2000 रुपये प्रिंट था। ठीक है, अंकित मूल्य निकल के आ गया उसका। लेबल प्राइस, प्रिंट रेट, अंकित मूल्य सारी एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, 100% MRP था, 4% की छूट मिली, 96% में बेच दिया दुकानदार ने, और रुपयों में 1920 में बेच दिया। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों को अगर इक्वल रख दें तो गुणा में 100 कर देंगे तो हमारा MRP निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन आया हुआ था कांस्टेबल में जहाँ पे आपको सीधा जो है खर्चा दिया था, बचत पूछ ली थी आपसे। क्लियर, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 पुरुष 18 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, तो 12 दिनों में इसी काम को पूरा करने के लिए 15 पुरुषों को दिन में कितने घंटे काम करना होगा। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला काम करता है, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 और H2, जहाँ पे M का मतलब होता है मैन, D का मतलब डे एंड H का मतलब आवर। अगर काम सेम है तो, वही काम है तो ये वैल्यू आपको मिलती है, ये वैल्यू आपसे पूछी जाती है। इनमें से कुछ भी पूछ लेगा आपसे, ये आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, इनमें से कुछ भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो देखिए उसने बोला कि 10 पुरुष 18 दिनों में 6 घंटे काम करते हैं, M1 D1 H1। ठीक है, तो 15 पुरुष कितने दिनों में, 12 दिनों में कितने घंटे काम करें,
कि काम जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 10 आदमी 18 दिनों में 6 घंटे तक काम करते हैं हर रोज़ और काम को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर उसी काम पे 15 आदमी लगाऊं और वो 12 दिनों तक काम कर दे के उसको ख़त्म कर दे तो उन्होंने एक दिन में कितने घंटे काम किया, ये आपसे पूछ लिया। इजी सा क्वेश्चन होता है ये। देखिए, अगर मैं इसको ऊपर से भी सोल्व कर लेते हैं या आप नीचे भी लेके आ सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे ले आऊँ इसको, तो हम यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये कट गया 2 पे, ये कैंसिल कर देगा, 5 से 5 दिया 15 और 3 6 18। तो 6 घंटे काम करने पड़ेंगे उसको, उन लोगों को 6 घंटे तक काम करना पड़ेगा डेली, तब जाके वो काम जो है 15 लोग 12 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थे भाई हमारे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। हर रोज़ ऐसे ही क्वेश्चन और लेके आएंगे आपके लिए नए नए। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता या कोई और डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फिर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से नए नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।